हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है अपने लेक्चर नंबर 2 में ऑफ लॉज ऑफ मोशन। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक्स बात की थी मोशंस के बारे में। चलिए अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है मोशन। तो मोशन क्या होता है? जो हम किसी भी बॉडी को कब कह सकते हैं कि वो मूव कर रहा है? इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। सो जो मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है। हाँ, ये एक रिलेटिव टर्म है। आप सपोज कीजिए आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं। जो आपके साइड में बैठा आपका साथी है बस में, जो पैसेंजर है, वो आपके लिए रेस्ट में है। लेकिन जो व्यक्ति उस बस के बाहर खड़ा होकर उस बस को देख रहा है, उसके लिए जितने भी पैसेंजर उस बस के अंदर बैठे हैं वो सारे के सारे मोशन में हैं। सो हम किस तरह कह सकते हैं कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है? जब वो अपने किसी भी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी स्टेट को चेंज करता है। मीन्स मान लीजिए एक ये पेन है, ये पेन यहाँ पर स्थिर है, ये यहाँ पर जो है आराम से खड़ा हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इस पेन को मूव करूँ, दिस पेन इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पेन। ये जो पेन है वो इस जो ये येलो पेन है वो इस ब्लू पेन के लिए एक सराउंडिंग का काम कर रहा है। जब इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये ब्लू पेन मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे जो ब्लू पेन है वो मोशन में है। मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसको हम बोलते हैं मोशन। अब जो मैंने कहा कि फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट को मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ? उसकी वेलोसिटी के आधार पर। मान लीजिए अगर ये यहाँ पर स्थिर पड़ी है, ये भी यहाँ पर रेस्ट पे है, ये भी यहाँ पर रेस्ट पे है, लेकिन जब मैं इसको थोड़ी वेलोसिटी दे दूंगा, सो मैं कहूँगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रही है, यानी कि जो इसकी फिजिकल स्टेट है वो मूविंग की है। अब हमने जब इसके फिजिकल स्टेट को डिफाइन किया, वो हमने किया विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। तो वही लिखा हुआ है, द फिजिकल स्टेट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है उसको भी हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब हमारे पास दो टाइप की स्टेट है। एक है रेस्ट पे, कि यहाँ पर रेस्ट पे पड़ी हुई है, इसकी वेलोसिटी 0 है। सो एक तो हमारे पास ये स्टेट हो गई। दूसरी स्टेट हो गई कि जो ये दूसरा पेन है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो सेकंड स्टेट इज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब जब ये यहाँ पर पड़ी है, मैं इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, ये यहाँ पर पड़ी रहेगी जब तक इस पेन के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। मीन्स हमें इस पेन की स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और ये पेन उसकी उसी फिजिकल स्टेट में पड़ा रहे उसके लिए हमें किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन अ सेम स्टेट। उसकी सेम स्टेट में, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ये पेन है, इस पेन के ऊपर फोर्स लग रही है। ये पे जो पेन है नीचे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन नीचे से जो इसका प्लेन का सरफेस है वो इस पेन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, यानी कि इस पेन के ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। तो हमें नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है जो चेंज दी स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके ऊपर फोर्स लग सकती है, लेकिन उसका नेट फोर्स जो है वो 0 होगा। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट किस किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं? ये पेन है, यहाँ पर आराम से पड़ा हुआ है, स्थिर है। मैं इस पेन को मूव कर दूंगा, यानी कि रेस्ट से मैं इसको स्टेट ऑफ मोशन में लेके आया, तो इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई। दूसरा क्या है, ये पहले से ही मोशन में है। आप मोशन में चलते चलते मैं इसको रेस्ट में ले आऊँ, ये इसकी स्टेट चेंज होगी। मोशन में चलते चलते मैंने इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया, इसका जो स्टेट है मोशन का वो चेंज हो गया। या फिर मैंने इसकी जो स्पीड है उसको डिक्रीज़ कर दिया, तो भी इसका जो मोशन ऑफ जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज होती है। तो कोज ऑफ चेंज इन अ स्टेट ऑफ बॉडी इज फोर्स। क्या है फोर्स? फोर्स की मदद से ही हम किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं,
या अगर फोर्स ही नहीं होता तो एक चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती, उसको रोकना जो है इम्पॉसिबल हो जाता। तो किसी भी चीज़ को रोकने के लिए या फिर किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए द थिंग, द फिजिकल क्वांटिटी दैट वी रिक्वायर इज द फोर्स। सो फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट वी नीड टू रिक्वायर टू चेंज द स्टेट। तो मेन पॉइंट क्या है हमारा? मेन पॉइंट हमारे पास है फोर्स। और फोर्स के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं बेसिकली बात कर लेता हूँ फोर्स क्या होता है। हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है F इजिकल टू एम ए। फोर्स क्या होता है? M होता है हमारा मास और A होता है हमारा एक्सलेरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन, लेकिन असली मायने में फोर्स इज इक्वल टू dt बाई dt होता है, जहाँ पे जो p है वो हमारा मोमेंटम है। इन सब के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तो जो हमने मेन पॉइंट हमारे पास आया, वो हमारे पास मेन पॉइंट क्या आया? वो हमारे पास आया कि जो स्टेट चेंज करता है उसके लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आगे पढ़िए, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये खुद अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता। जब तक मैं इस पेन के ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये पेन मूव नहीं करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया का सिंपल सा मतलब ये है, जिस बॉडी में जिस स्टेट में एक बॉडी है वो अपनी उस स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो वही है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज कोज ऑफ चेंज इन स्टेट। अब इनर्शिया जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए पेन है, मैं बार बार इस पेन का एग्जांपल लूँगा। इसका मास कम है, सो उठा लिया, मूव हो गया। लेकिन मान लीजिए यहीं पे एक गाड़ी रखी है, एक कार है, वो रेस्ट पे है, लेकिन मैं मैनुअली उसको धक्का देके उसको मूव नहीं कर पा रहा। सो जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होता है उसके पास उतनी ही जो है कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जो कारण है उसकी स्टेट को चेंज करने का वो उसको अपोज कर सकती है। सो बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द कोज ऑफ चेंज इन स्टेट, यानी कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। अब इनर्शिया भी हमारे पास अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो उस रेस्ट में ही रहना चाहती है। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हमारे पास स्पीड भी आ सकती है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी आ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये डायरेक्शन स्पीड का कि मान लीजिए हम बस में बैठे हैं, ठीक है। जैसे ही हम बस में बैठे हैं तो हमारी बॉडी बस का मूव कर रही है। यस, जब जो हमारा ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है, क्या जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो हमारा जो निचला लोअर बॉडी पार्ट है इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बस। जैसे ही बस रेस्ट में आती है हमारा लोअर जो बॉडी पार्ट है वो भी रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, एक स्पीड के साथ। तो वो अपोज करता है, वो अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं उस स्पीड से मूव करता रहूँ। तो हमें आप देखा होगा एकदम आगे से हम जाते हैं तो होता है इट इज़ ड्यू टू द स्पीड, इनर्शिया ऑफ स्पीड। वहीं पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? देखो जैसे कि रास्ता है, ऐसे हम जा रहे हैं, ऐसे हम एकदम मुड़ जाए तो हमें से बाहर की तरफ गिरने को हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं हमारी बॉडी उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है, वो उसको मूव करना नहीं चाहती, इनर्शिया में रहना चाहती है। लेकिन हम उसको मोड़ देते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, स्टेट चेंज होती है, लेकिन कुछ समय लगता है तो वहाँ पर बाहर की तरफ हम जैसे पट रहे हो ऐसा हमें देखने को मिलता है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है? देखो जैसे मान लीजिए ये मास है, एक ब्लॉक है, इसके ऊपर से नीचे जो है mg लग रहा है, ठीक है। यहाँ से ऊपर जो है नॉर्मल लग रहा है, ऊपर से मैंने इसके पास f जो है वो 20 न्यूटन में दे दिया, लेकिन कि ना तो x एक्सिस में मूव कर रहा है और ना ही ये y एक्सिस में मूव कर रहा है। ये यहाँ पर जो है रेस्ट में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन जो नीचे का नॉर्मल है वो mg को भी और 20 को भी बैलेंस करके नलीफाई कर दे रहा है, यानी कि इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहा है। तो
अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ही 0 होगा। अब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो आप क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं या तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, मीन्स जब कोई बॉडी रेस्ट पे है वी कैन से दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। पहली सिचुएशन तो हमारे पास ये है। दूसरी सिचुएशन ये भी है कि उस बॉडी के पास अलग अलग फोर्स तो लग रही हैं, मीन्स वेरियस फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी बट दे आर कैंसलिंग ईच अदर। जो नेट फोर्स है वो हमारे पास 0 आ रहा है, तो वही लिखा हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन इट बट विच बैलेंस ईच अदर। वो एक दूसरे को बैलेंस करके कट आउट कर दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक्ट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ पार्टिकल देन इट्स स्पीड इन यूनिफॉर्म इज। देखो ये हमारा सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। इसमें जो हमारा फोर्स है वो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो जो हमारा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स है वो, और जो वेलोसिटी होती है या फिर जो हम बोलते हैं स्पीड, वो जो है या फिर मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इस केस में जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रही है, तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो p इज इक्वल टू एम वी, यानी कि हमारा जो मोमेंटम है वो भी हमें कांस्टेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहती है। यहाँ से पता जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, और जो यहाँ पे v है वो स्पीड आता है, तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी हमारी कांस्टेंट हमें देखने को मिलती है, यूनिफॉर्म देखने को मिलती है। अब हमारे पास कुछ ऐसे फोर्स है जो फंडामेंटल है, जो नेचर में फंडामेंटली पाए जाते हैं, किसी दूसरे फोर्स से ड्राइव नहीं किए जाते। दीज आर ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर से टप पकड़ा एफ इज इक्वल टू जी m1 ग्रेविटेशनल के लिए जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इसको हम ग्रेविटेशन चैप्टर मटेरियल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर, और वीक न्यूक्लियर फोर्स। दिस आर दी 4 फोर्स दैट आर फंडामेंटल इन नेचर। अब मेरा वजन मान लीजिए 80 किलो है। क्या है? मेरा वजन 80 किलो है। क्या मैंने ये बात सही की? नहीं। मुझे बोलना चाहिए मेरा जो वेट है वो 80 न्यूटन है, ना कि 80 केजी। क्यों? क्योंकि जो हम अपना बाहर अपना वजन अपना वेट मापते हैं वो हमारा मास नहीं होता। दिस इज आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एन से हम डिनोट करते हैं न्यूटन को। और वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इंटू जी, जहाँ पर जो जी है ये इट डिनोट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वेट इज इक्वल टू एम जी। अब आगे चलिए, आगे हमारे पास है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है? तो देखो हमारे पास ये डब्बा है, ठीक है। इस डब्बे की मास की वजह से इसके ऊपर मान लीजिए मैंने ऐसे वजन भी रख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे वजन अप्लाई कर दिया। इस बॉडी की मास की वजह से भी इसके ऊपर mg नीचे लग रहा है, लेकिन ये फिर भी मूव नहीं कर पा रहा। ये मूव क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जो नीचे सरफेस है और ये है, इसके बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे पैरेलली फोर्स लग रहे हैं, जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। सो इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे ये हमारे पास अगर ब्लैक पेन नहीं, मेरे पास नहीं, दूर रखा है। मान लीजिए हमारे पास अगर ब्लॉक है तो नीचे ऐसे ऊपर ऐसे नोट कर लो या फिर ऐसे कर लो, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट पे लग रहा है जो हमारा सरफेस है। ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले पे जितना फोर्स लगाता है, नीचे वाला भी ऊपर वाले पे इतना ही फोर्स लगाता है, इक्वल बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। तभी तो ये दोनों जो है रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि ऊपर से फोर्स लगा, इतना ही फोर्स नीचे ग्राउंड ने इसके ऊपर लगा दिया, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रेस्ट में रखा। एंड इट इज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ये जो है कॉन्टैक्ट सरफेस है, और जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगा, तो इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। नेक्स्ट है टेंशन फोर्स। टेंशन, आज की ज़िंदगी में हमारे पास सबके पास टेंशन है, लेकिन वो टेंशन नहीं है। सपोज करो
आप एक रस्सी पर लटक रहे हैं, उस लिए नहीं, आप सिंपली एक रस्सी पर लटक, जैसे वो गेम खेलते हैं रस्सी पर चढ़ने का, ठीक है। तो आप एक रस्सी पर जब टंग रहे हैं तो उस स्ट्रिंग यानी कि रस्सी के ऊपर आपको मान लीजिए आपका जो वेट है, बंदर जैसे आप हो, आपका वेट है मान लीजिए 80, आपका मास है 80 kg, तो आप नीचे फोर्स लगाओगे 800 न्यूटन का। तो आपकी इस भार की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या होता है? टेंशन फोर्स। इट इज़ अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट, इससे अवे होता है जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है उससे, लाइक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन आइडियल स्ट्रिंग सेम एट ऑल पॉइंट। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या है? मासलेस स्ट्रिंग। क्या? लेकिन ऐसा आपने पता आइडियल चीज़ तो ज़िंदगी में कोई बनी ही नहीं, तो मासलेस स्ट्रिंग जिसके पास कोई भी मास नहीं हो, लेकिन ऐसा आज तक कुछ बना नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। सो अगर वो मासलेस स्ट्रिंग अगर हमारे पास कसम में गिवन ना हो कि उसके पास मास है, तो हम उसको मासलेस स्ट्रिंग ही मानते हैं। सो मासलेस स्ट्रिंग के पास जितना टेंशन यहाँ पे होगा उतना ही ऊपर होगा, उतना ही उससे ऊपर होगा। ये तो बात होगी टेंशन फोर्स की। अब टेंशन के पास हमारे पास आता है स्प्रिंग फोर्स। आप सब ने कभी ना कभी स्प्रिंग को देखा होगा, हम उसको कभी तो खींच देते हैं, कभी हम उसको दबा देते हैं। जैसे ही हम उसको दबाते हैं, दबाने के बाद छोड़ते हैं, तो वो दोबारा से अपनी पहले वाली इनिशियल स्टेट में भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए हमारे पास जो इनिशियल जो है, थोड़ा बढ़ा लो, ये हमारे ये डेल्टा एक्स यहाँ पर रख लो, डेल्टा एक्स है और ये यहाँ पर डेल्टा एक्स है। देखा अभी डायग्राम अच्छा बन गया, ठीक है। तो मान लीजिए इतनी जो है हमारी इनिशियल लेंथ है किसी भी स्ट्रिंग की, मैंने उसको खींचा, मैंने इसको इतना खींच लिया। अब ये जो ये स्प्रिंग है वो क्या चाहता है कि मैं अपने उसी स्टेट में पहले की तरह आ जाऊँ। तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जो इसको खींच लेता है। तो जो फोर्स है वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। जितनी हमने उस स्प्रिंग को उसको खींचा है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर फोर्स आएगा। मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ तक ले आऊँ तो उतना ही फोर्स आएगा, उतनी जल्दी यहाँ पे ये आएगा। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। ऐसा ही ये तो बात होगी हमारा खींचने में। ऐसा ही जब हम कंप्रेस करते हैं तो एलोंगेशन है, तो कंप्रेशन में भी ऐसा होता है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे था, कंप्रेस कर करके यहाँ पे ले गया, यहाँ पे जब ले गया तो इसकी जो इनिशियल स्टेट थी और जो फाइनल स्टेट थी उसके अंदर जो लेंथ में डिफरेंस है वो आ गया डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर भी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा एक्स के, और जिस डायरेक्शन में हमने खींचा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो डेवलप होता है। तो हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो वो आता है के स्प्रिंग कांस्टेंट। सो फोर्स इज माइनस के डेल्टा एक्स। जो माइनस है वो यहाँ पर जो डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, और डायरेक्शन कौन सी है जिसमें हमने इसको इलोंगेट किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लगता है। अब देखो जैसे ही हम स्ट्रिंग को कट कर देते हैं उसके अंदर फोर्स तुरंत जीरो नहीं होता, ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। सिर्फ एक बात लिख लो, मान लीजिए मैं इसको ऐसे काट दूँ या फिर जैसे यहाँ पे है ऐसे हमने स्ट्रिंग बांध दी और यहाँ पे हमने मास लटका दिया। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ तो एकदम इसके अंदर जो है स्ट्रिंग के अंदर जो कि हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो एकदम जीरो नहीं होता, थोड़ा टाइम वो लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया? आना चाहिए, उठाएगा फेंक दूँगा सारा ना, हाँ तो समझ में। अगर चलो नेक्स्ट है हमारे चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन। उस लॉज ऑफ मोशन के लिए पहला न्यूटन दादा का लॉ, जो न्यूटन सर न्यूटन ने दिया था, नॉट न्यूटन दादा। पहला लॉ बहुत मैंने आपको समझा दिया। मान लो ये पेन मैंने आपके यहाँ पे रखा था, मैं इसको हाथ में ना लगाऊं तो क्या मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों? ड्यू टू द इनर्शिया। इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो अपनी उसी स्टेट में रहना चाहता है। तो ये वही है लॉज ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे होगा, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चाहे कितने भी फोर्स लग रहे हो, अगर नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होगा तो वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। सो इट टेल अबाउट द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोशन। जो मोशन की डेफिनेशन थी कि अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो स्टेट चेंज करेगा, उसको क्वालिटी के साथ इसने एक्सप्लेन कर दिया था। अगर हमारे पास एफ नेट जीरो है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो होगा। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन इट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट। अगर वो मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी
और उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स उसके अंदर जीरो है, तो वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, वो अपने स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। ऐसे ही किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए होता है, अगर वो रेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगता तो वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखती है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। अब आगे देखो, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक पहले इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन जो फिगर है वो इस क्वेश्चन की है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे हमने एक बॉल को रख दिया, ये जो बॉल है वो वेलोसिटी से मूव कर रखी है और कांस्टेंट वेलोसिटी है। हमने पढ़ा था अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी कि उसके ऊपर जो एफ नेट है वो जीरो लग रहा है। ऐसे ही अब ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास 3 मास है M1, M2 एंड M3, ये तीनों के तीनों ही हमने जो है रेस्ट पे रखे हुए हैं, तो हमें नेट फोर्स बताना है M2 के अंदर। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, अपनी इनिशियल स्टेट पे है, तो उसके ऊपर जो एफ नेट है वो हमारा जीरो हमें देखने को मिलता है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड दी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो उस केस में जो एफ नेट है वो जीरो आएगा। या हम उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर एफ नेट जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो जिस स्टेट में एक बॉडी है वो उसी स्टेट में रहेगी। जैसे आप इस क्वेश्चन में फिर देख सकते हो, एक वी जो 3 मास लटके हुए हैं, 3m का, 2m का एंड m का। अब हमने इसको एक फोर्स से खींचा और ये वेलोसिटी कांस्टेंट से मूव कर रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस केस में चाहे आप इस ब्लॉक के ऊपर पूछो, इस ब्लॉक के ऊपर पूछो या फिर इस ब्लॉक के ऊपर पूछो, तीनों ही केस में जो हमारा एफ नेट है वो जीरो आएगा। अब नेक्स्ट देखो, वी हैव टू टेल द फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 8 kg ब्लॉक एंड द ग्राउंड। एक 8 kg का ब्लॉक है जो यहाँ पर ग्राउंड पे रखा हुआ है। अभी 8 kg का है तो इसकी वजह से जो नीचे है वो हमारा 80 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, इसको मैं वेट बोल दिया मैंने, या फिर GF बोल दूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ऊपर से हमने जो है एक मिनट होना स्टूडेंट, अब 50 न्यूटन मैंने जो है इसके ऊपर से ऐसे लगा दिया, तो 80 न्यूटन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से लग रहा है और 50 न्यूटन मैंने ऊपर से लगा दिया, तो 80 + 50 जो नेट फोर्स है वो आ गया 130 न्यूटन। तो जितना कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास 180 न्यूटन। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स। अगेन हमें कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है, तो हमने क्या किया, हमने थीटा पे एफ लगा दिया, लेकिन जो ये रेस्ट पे है तो एफ वाई जो है हमारे पास जीरो है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो है इसके नीचे नॉर्मल लग रहा होगा, तो हमने उस नॉर्मल को ऐड किया। जो एफ है, एफ का कंपोनेंट हम लेंगे, एफ का कंपोनेंट ऊपर की तरफ, तो वो आता है एफ कोस थीटा। अगर ये रेस्ट पे है तो एन जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो एम जी को हम नहीं बोलते, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो, और प्लस जो एफ कोस थीटा है वो हमारा जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एम जी लग रहा है उसके बराबर होगा। और हमें सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल जो यहाँ पे ऐसे लग रहा है उसकी वैल्यू बतानी है, तो वो क्या आएगी, नॉर्मल इज इक्वल टू क्या जाएगा, जो एम जी लग रहा है और जो हमने ऊपर से खींचा है एफ कोस थीटा। ये तो आ गया थ्योरेटिकल। अब आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं प्रैक्टिकल। यहाँ पे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर से दबाऊंगा, ठीक है, अगर मैंने ऊपर से दबाया तो जो देखो, अगर ये हाथ है, ठीक है, मैंने इसे ऊपर से दबाया तो आपको जो नीचे वाला हाथ है यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, आपको ऐसे महसूस होगा कि फोर्स आता है। वहीं पे अगर मैं इसको सब उठाने की कोशिश करूँ, कॉन्टैक्ट लूज होगा तो फोर्स घटेगा, तो क्या जाएगा एन एम जी माइनस एफ कोस थीटा। वहीं पे अगर ये फोर्स ऐसे डायरेक्शन में होता, यहाँ पे ऐड होता, क्योंकि वो उसको कंप्रेस कर रहा है, कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, तो आता एम जी प्लस एफ कोस थीटा। आप इस क्लास में देखो, सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि जो एम जी नीचे है और जो ये फोर्स यहाँ पर इस साइड लगा रहा है, दीज आर सेम, और जो ये फोर्स इस साइड लगाएगा उसका जो है वो होगा एम जी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे जिसका इंक्लिनेशन 30 है, तो इस साइड पर वो लगाता है एम जी साइन थीटा। तो क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एम जी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हमें मास निकालना है, यहाँ पे हमारे पास मास 4 kg जो है वो गिवन है, तो हम लिखेंगे 4 kg के लिए एम जी जो है आ गया वो आ गया हमारे पास 40 न्यूटन।
सो 40 न्यूटन इज इक्वल टू एम जी साइन 30। यहाँ पे जो जी है उसकी वैल्यू होती है 10, तो जी से हमने 0 काट दिया। 4 इज इक्वल टू एम साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो यहाँ पे गया तो एम की वैल्यू आ गई 8 के जी। तो द वैल्यू ऑफ दिस मास इज 8 के जी। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय 5 के जी। इस 5 के जी ने 10 के जी के ऊपर कितना फोर्स लगाया। तो आप सिंपल देखो, दोनों के दोनों रेस्ट पे है। अब नीचे वाले का ऊपर वाले के ऊपर फोर्स निकालना मुश्किल है, क्योंकि कौन सा ग्रेविटेशन लग रहा क्या लग रहा है वो मुश्किल है। लेकिन हम ऊपर वाले का नीचे वाले के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि सीधा जी एफ यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा। सो 10 के जी है तो वो अपने मास जो वेट है उसके बराबर फोर्स लगाएगा, कितना 10 जी। जी का मतलब 10 100 न्यूटन। जितना फोर्स 10 केजीस पे लगाएगा उतना ही ये उसके ऊपर लगाएगा, ताकि ये जो है रेस्ट पे रहे। तो हमारा आंसर आ गया 100 न्यूटन। अब यहीं पे देखो है, ये मास पुली ब्लॉक सिस्टम आ गया। देखो यहाँ से हमने ऐसे पुली पे लटका दिया, इसका पे लटका दिया, और जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम। तो हमें m1 की वैल्यू निकालनी है। देखो सिंपल देखो, यहाँ पर t है, स्ट्रिंग आ गई, यहाँ पर भी टी आ गई, स्ट्रिंग आई, मासलेस स्ट्रिंग है तो पूरी जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन सेम होगी, तो टेंशन जो हमारे पास वो टी आई। लेकिन यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया डबल टी 2t। अब ये रेस्ट पे है तो उतना ही फोर्स नीचे लगना चाहिए, तो इस पर जो है वो आ गया 2t। लेकिन यहाँ पे जो है वो है टी, तो इस टी की वैल्यू क्या आएगी। टी की वैल्यू हम लिख सकते हैं जितना नीचे फोर्स लग रहा है m1g उतना ही उसके अंदर टेंशन होगी। तो T1 इज इक्वल टू m1g। अब 2t की अगर मैं वैल्यू करूँ तो 2t जितनी टेंशन इसमें होगी वो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी m2g, और जो m2 है उसकी वैल्यू 10 kg है, तो हम लिख सकते हैं 10g यानी कि 100 न्यूटन। अब T1 इज इक्वल टू m1g, 2t1 यहाँ का लिख लो इज इक्वल टू 10g। g से हमारा g कट गया, T1 से T2 कट गया, यहाँ से जो हमारा m1 है उसकी वैल्यू आ गई, m1 निकालना है तो ये ऊपर जाएगा 5 kg। तो अगर ये 5 kg का हो गया और ये 10 kg का है, तभी जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ना तो एक फोर्स डोमिनेट करके उसको नीचे खींच लाएगा। अब नेक्स्ट, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल एंड फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये है हमारे पास। देखो ये थोड़ा समझाने वाला क्वेश्चन है, ऐसे समझ रहा हूँ। देखो ये स्ट्रिंग टी है और ये यहाँ पे थीटा इक्वेशन पे है, ये हमारे पास मास का ब्लॉक है m। नीचे जो है हमारा वो लग रहा है mg। इस साइड हमने फोर्स लगा के इसको यहाँ पे बैलेंस किया है, ये आ गया हमारा फोर्स। यहाँ तक समझ में? आप देखो जो ये टेंशन है स्ट्रिंग में, जब मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट लूँगा थीटा की तरफ तो क्या आएगा, टी कोस थीटा। क्या आ गया ऊपर, टी कोस थीटा। और अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो जो टी कोस थीटा है वो यहाँ पे mg के बराबर होगा। यहाँ पे तक समझ में आई? वहीं पे अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँ, इसकी तरफ लूँ, तो वो आएगा टी साइन थीटा। क्या आएगा, जिसके तरफ थीटा होता है वहाँ पे कोस आता है, अपोजिट साइन आता है, वो हमने वेक्टर में पढ़ा है। तो आ गया टी साइन थीटा, जिसकी वैल्यू आ गई एफ के बराबर। तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा, एम जी इज इक्वल टू टी साइन थीटा। हमने दोनों को डिवाइड किया, टी से टी कट गया, एफ अपॉन एम जी आ गया टेन थीटा। अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी, जब गिवन पूछी थी, तो थीटा आ गया 10 इनवर्स एफ अपॉन एम जी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें निकालना है इसमें टेंशन। टेंशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हो। तो हमने क्या किया, वी डू स्क्वेयरिंग ऑफ द बोथ इक्वेशन एंड देन एडिंग देम। तो क्या आ गया, टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस साइड हमने जब स्क्वायर किया तो एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो टी की वैल्यू आ गई, टी स्क्वायर की हम वैल्यू सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है जो अंडर रूट में आएगा तो टेंशन की वैल्यू आ गई एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लेकिन इसका जो मास है वो एम है। हमने क्या किया, हमने माना कि ये पूरी जो स्ट्रिंग है वो एल लेंथ की है। अगर इस एल लेंथ की स्ट्रिंग का जो मास है अगर वो एम है, ठीक है, देखो हम मानते हैं 10 का प्राइस 100 है तो 1 का प्राइस 100/10 आ जाएगा, यानी कि 10। तो हमने ऐसे ही माना कि अगर इस पूरे का मास जो है एल लेंथ का अगर वो एम है तो एक यूनिट का मास जो है वो आएगा एम अपॉन एल। वहीं पे अगर मैं एक्स लेंथ का मास बताऊंगा तो एम अपॉन एल इंटू एक्स।
अब यहाँ पर मुझे टेंशन बतानी, टेंशन क्या आती है, जितना नीचे मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब इतनी लेंथ में, एक्स लेंथ में मास कितना आया, वो आ गया हमारा m/l इंटू एक्स। इसकी जब मैंने जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल से मल्टीप्लाई की, तो हमारा जो टेंशन आ गया वो आ गया T इज इक्वल टू m/l इंटू एक्स इंटू जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। देखो आगे आप देख सकते हो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, थ्योरी तो है ही नहीं। ये ब्लैंक प्रोडक्ट देखो कितने क्वेश्चन है, देखो हियर आर ऑल द क्वेश्चंस। देखो तो हम रोज क्वेश्चन करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही